चलिए, तो सभी बच्चों को वेलकम है एक बार फिर से हमारे इस प्रीवियस ईयर के लेक्चर में। जैसा कि सभी बच्चों को पता भी है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग यार करेंट इलेक्ट्रिसिटी में देख रहे थे, ठीक है ना। करेंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे। आज जो अपना होने वाला भाई टॉपिक 3, देखिए टॉपिक 2 हम समाप्त कर दिए थे। टोटल आपके 17-18 क्वेश्चन थे, 18-18 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके थे। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 3 से, और आज भी इस टॉपिक 3 में भी आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार शानदार क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन हम करवाएंगे ये सभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो, तो सभी बच्चे आ जाओ, फिर क्लास को यार कंटिन्यू कर देते हैं। थोड़ा सा यार तबीयत सर्दी, जैसा कि सभी बच्चों को पता भी है कि सेशन ही ऐसा चल रहा है, मतलब मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा सा सर्दी बुखार हो गया, जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। चलो, अब देखो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सभी बच्चे आ जाएंगे, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखना जरा, समझना बात को। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के इस लेक्चर में, कुछ हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी बताने वाले हैं। चलिए, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से बात को समझिएगा क्या बताने वाले हैं। देखो, पहला बात याद रखना मेरे भाई कि जो भी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही करवा रहे हैं। वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। चलिए। देखिए सोल्यूशन में देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्टेज 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 विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो यार सच में बढ़िया क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं बच्चे, आइए यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना देते हैं। क्वेश्चंस को देखिएगा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, चाहे आप पे कोई सा भी बोर्ड से दो तो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे। देखिए ध्यान से बात को समझिए कि यदि आप पढ़े भी होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगा हुए हैं, रेजिस्टेंस है, ठीक है। मतलब यहाँ एक रेजिस्टेंस है, जो एमीटर का रेजिस्टेंस समझिए किसका है, एमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, करंट का मेजरमेंट करने के लिए। उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये कहना चाहता है कि भाई उसका रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा टाइप में बना देते हैं। चलो ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, ये बोल रहा है 0.05 ओम का है, ठीक है, 0.05 ओम का है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से समझना जरा बात को, यहाँ पर क्या बात बात बताना चाहता है, यहाँ पर देखना सभी बच्चे, ठीक है। यहाँ पर ये हम यहाँ पर देखना एक बैटरी लगेगा और इसका आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर आएगा। याद रखना, आंतरिक प्रतिरोध भी रहता है, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझना, ठीक है। बच्चों के लिए थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है इस चीज को। ये छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, देखिए स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। और यहाँ पर हम एक लगा देते हैं वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज है, इसको ईएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली ईएमएफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिएगा, इसको बाबू बोला जाता है ईएमएफ। ईएमएफ मतलब बैटरी का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में विद्युत वाहक बल बोला जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। चलो, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, ध्यान से बात को समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीजें नहीं है। तो यहाँ पर इसको जरा सा इतना पर हम वापस घेर देते हैं,
बाउंड्री कर देते हैं और यहाँ से आपको हम समझाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को समझिएगा ज़रा, ठीक है ना? नहीं है, जो चाहते हैं वो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो देखना ज़रा, इसको हम लिख देते हैं आंतरिक प्रतिरोध है। ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है? समझ में आपको आएगा, ध्यान से लेक्चर को देखिएगा। लेक्चर में हम क्या लेक्चर को देखिएगा। ये ईएमएफ है, ये इसका क्या है? एमीटर है। एमीटर का प्रतिरोध मतलब कैपिटल आर का ये मान है। कैपिटल आर का मान ये है, ये स्मॉल आर है, ठीक है? अच्छा, स्मॉल आर का मान क्या बोला है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, मतलब स्मॉल आर का मान निकालना है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चे, ध्यान से बात को समझिएगा। क्या बोल रहा है? कैपिटल आर का मान, सॉल्यूशन में देखिए कैपिटल आर का मान दिया हुआ है, कितना है? 0.05 ओम दिया है, ठीक है? सही है ना भाई? बहुत बढ़िया। अच्छा, वोल्टेज ईएमएफ ई का मान कितना दिया हुआ है? ई का मान कितना दिया है, देखो ध्यान से। ई का मान दिया हुआ है 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो क्या एम्पियर दिया हुआ है। आई, आई कितना है आपका? 2 एम्पियर। और स्मॉल आर आपको नहीं पता है, स्मॉल आर आपको निकालना है, बस काम खत्म। यहां से हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग लिखेंगे सर, हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट। हम लोग क्या बोलेंगे? वी नो डेट। भले देखिए क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, पर बनाने वाला ही क्वेश्चन है। बिना बनाए आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, याद रखना। आपको इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला जानते हैं सर, क्या जानते हैं फॉर्मूला में? कि मेरे को जो स्मॉल आई होता है, भी बराबर आई आर होता है ना, भी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर भी बटे आर होगा। मतलब आई बराबर भी, वोल्टेज का ईएमएफ कितना है? ई बटे टोटल कुल रेजिस्टेंस, तो आर प्लस स्मॉल आर होता है। और ये सभी बच्चों को फॉर्मूला याद भी होता है, पता भी होगा, ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं कि मतलब हम ही लिखवा रहे हैं। बच्चों को ऑलरेडी पता होता है कि आई इज इक्वल टू कैपिटल ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के सम के बराबर होता है। यहाँ तक बच्चों को बिल्कुल पता होता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ से हम देख लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझना, यहाँ पर देखना जरा। यहाँ से क्या देखते हैं? आई का जो मान आएगा, देख लो एक बार। अच्छा, 1 मिनट देखना जरा, 1 मिनट बच्चे देखना ध्यान से, पहले रुक जाओ 1 मिनट। हम, मेरे को क्या निकालना है? मेरे को आंतरिक प्रतिरोध मेरे को स्मॉल आर का मान निकालना है, मेरे को स्मॉल आर का मान निकालना है मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई बटे आई हो जाएगा, ई बटे आई हो गया, ठीक है? तो स्मॉल आर का मान क्या होगा, देखिए, ई बटे आई हो जाएगा, और माइनस में कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि इधर प्लस में था तो उधर ले जाके जाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखना, जो स्मॉल आर का मान कैसे आ जाएगा? कैपिटल ई कहाँ पर है? 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 वोल्ट है, और बटे में आई, आई कहाँ पर है देखो 2 एम्पियर है, तो 2 हो गया, और माइनस में 0.5 ओम हो जाएगा, ठीक है? 0.05 है ना, सॉरी 0.05 है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पर कर दीजिए 0.05 हो जाएगा, ठीक है? चलो, अब ये देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.075, ठीक है? देखो, क्योंकि ये क्या होगा, 1.5/2 है, तो 75 दूनी की मतलब 150 होता है ना, 75 का डबल 150 होता है। तो ऐसा समझिएगा, हम इसको ऐसे कर देते हैं, मतलब कि ये 15/20 हो गया ना। भाग लगा दो जरा, लगा के देखना। तो ये यार क्या होगा, सबसे पहले 0 पॉइंट बैठेगा, ठीक है? 0 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, ऐसा इसलिए आएगा, तब हम उस पर एक जीरो बैठा पाएंगे, ठीक है? और 20 सत्ते तो मतलब यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलत लिखा गया बच्चे, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर 0.75 माइनस 0.05 लिखा जाएगा, अब सही बना?
तो यहाँ से जो इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध का मान है, देखिए 0.75 में 0.7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये ओम में लिखा जाएगा। क्या बच्चों को समझ में आया कि एक बार बताना जरा? ये बहुत ही आसान था, कुछ खास था नहीं इसमें, मेरे को तो नहीं लगा इसमें कुछ खास, पर हाँ क्वेश्चंस को बनाना था। आर कितना आया? 0.70 ओम कर गया, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान आया। किसका मान आया? आंतरिक प्रतिरोध का मान आ गया 0.70। मतलब कहाँ पर है देखिए, 0.70 कहाँ पर है, 1 मिनट देख लीजिएगा जरा, यहाँ पर है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या बच्चों को समझ में आए कि नहीं, एक बार बताना जरा। क्वेश्चंस यार बढ़िया क्वेश्चंस है, ठीक ना। क्वेश्चंस हम बढ़िया क्वेश्चंस बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में बनते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन भी जस्ट इसी प्रकार हम करेंगे। तभी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखो ये सर्किट डायग्राम है, एमीटर का रेजिस्टेंस मतलब एमीटर सर्किट में कनेक्टेड होता है, ठीक है। सीरीज में सीरीज में ही कनेक्टेड होता है। तो इसका प्रतिरोध 0.05 ओम है, ठीक है। और क्या बोला, इसका ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। इसका विद्युत वाहक बल कितना है भाई? 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है तो 1.5 वोल्ट। अब विद्युत वाहक बल लगा हुआ है तो करंट पक्का होगा। कितना दिया है करंट? 2 एम्पियर। तो आई कमान 2 एम्पियर। बोल रहा है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो स्मॉल आर, कैपिटल आर, और क्या देखिए एक रिलेशन होता है आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, है ना। सभी बच्चे पढ़े होंगे तो पता भी होगा फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हम मेरे को यहाँ से स्मॉल आर का मान निकालना था तो आर प्लस आर का मान निकालिए, ई बटे आई हो गया। तो स्मॉल आर का मान क्या होगा? ई बटे आई माइनस में कैपिटल आर है, ई बटे आई 1.5/2 और कैपिटल आर 0.05 ओम। 1.5/2 कितना हो गया? 0.75 ओम हो गया, माइनस 0.05 ओम हो गया। तो 75 में से 0.5 हट जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.70 ओम, या फिर यहाँ पर दिया है 0.7, तो यहाँ पर हम 0.7 लिख देंगे, ठीक है। चलिए शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार, मस्त था, ठीक है। चलो देखो बच्चे, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर लिख ही लो, आप ही के अकॉर्डिंग लिख देते हैं 0.7 ओम, ठीक है। चलिए 0.7 एम इज द राइट आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट आवर किसका मात्रक है? ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर किलोवाट, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है जरा सा, बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है, किलोवाट घंटा और किलोवाट आवर, किलोवाट और किलोवाट आवर, ये दोनों में अंतर है बेटा। यदि हम बोलेंगे किलोवाट तो ये एक शक्ति का मात्रक हो जाएगा। यदि हम बोलेंगे किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, तो ये मात्रक अपना ऊर्जा का मात्रक बनता है। कितने बच्चों को पता है किलोवाट और किलोवाट आवर में? बताना जरा। किलोवाट अगर हम बोलेंगे तो बेटा शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, और किलोवाट घंटा बोल देंगे तो ये किसका? ऊर्जा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऊर्जा का हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे बताइए? जो किलोवाट आवर होता है, देखिए ध्यान से, किलोवाट घंटा, ये आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? किलोवाट घंटा। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा इस पेन से, चलिए इसको हटाने जाए, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिए बच्चे। देखिए वाइट वाला किलोवाट आवर है ना, के WH, ये किसका मात्रक है? एनर्जी का। किसका? एनर्जी का, याद रखिएगा शॉर्टकट में, ठीक है। ये किलोवाट आवर एनर्जी का मात्रक है, तो कौन सा होगा? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। अच्छा एक और इसमें क्वेश्चन पूछ देता है, उसको भी याद करवा ही देते हैं आपको। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है? रिलेशन कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में बच्चों से कि 1 किलोवाट आवर कितना, किलोवाट आवर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम यहाँ से यदि 1 किलोवाट आवर की बात करते हैं, 1 किलोवाट आवर, देखिए बेटा इसको 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो और इंटू 1 आवर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं सर। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1000 वाट होता है, ठीक है बिल्कुल। और आवर मतलब 60 × 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या बात करते हैं, देखें 1000 वाट इंटू में
3600 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से क्या बात करते हैं, 36 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 वाट और सेकेंड। ठीक है, तो वाट और सेकेंड क्या हो जाएगा, जूल। मतलब कि यहां से बात करते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ठीक है, जो 1 किलोवाट आवर होता है, कहीं ना कहीं आपका 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल के इक्विवेलेंट आता है। आया समझ में? बच्चे याद रखेंगे, ये डायरेक्टली रिलेशंस आपके क्वेश्चंस में पूछ लिए होते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज हाउ मच जूल। क्या बोलेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, याद रहेगा ना, ये रिलेशन याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में कभी कभी घूम फिर के आ ही जाता है। ठीक है, और बेटा किलोवाट आवर एनर्जी का होता है और किलोवाट शक्ति का होता है। यदि यहाँ पर किलो घंटा एच हटा देता ना केवल किलोवाट रहता तो यार शक्ति का मात्रक हो जाता। ठीक है, पर यहाँ पर किलोवाट घंटा है, इसलिए ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, 2010 15 20 और 25, 1 2 3 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में फिर से आ सकता है। नेक्स्ट आइए, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से मतलब समरूप मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म हो गया ना, एक तरह से यूनिफॉर्म। देखिए यहां पर क्या है, एक चीज समझना पड़ेगा आपको, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए यदि बेटा ध्यान से बात को समझिएगा जो हम बताने वाले हैं, यदि आपके आवेश, यदि आपके आवेश देखिए यहाँ पर कैसे लिखते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये आवेश जो है आपका रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है, यदि ये आवेश रेस्ट में होगा तो ये क्या उत्पन्न करेगा, आवेश यदि रेस्ट में होता है, आवेश यदि रेस्ट में रहता है तो ये आपके देखिए क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, सबसे पहला विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सेकेंड बात की जाए विद्युत क्षेत्र के बाद विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है, और इसके स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। और इसके ये जो विद्युत क्षेत्र हो गए और विद्युत विभव हो गए, इनके स्टडी को बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक ना, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बच्चों को यहां तक पता होना चाहिए। ठीक है, पर यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर आवेश, भाई सेम आवेश, इसी सेम आवेश को यदि हम एक यहाँ पर दो टाइप के वेलोसिटी देंगे, एक तो यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म दे सकते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर हम आवेश को यूनिफॉर्म एक समान वेग देते हैं। क्या, एक समान वेग भी देते हैं, कैसा, कांस्टेंट, कैसा, कांस्टेंट। माने आवेश जो है ना एक समान वेग से चलता जा रहा है, एक समान वेग से चलता जा रहा है बाबू। और जब एक समान वेग से ये चलता जाएगा तो देखिए क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी बोल देते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड।
क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, आवेश समरूप वेग से अगर चलायमान है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर यही आवेश आपके कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो तो बताइए, समरूप विवेक से नहीं जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे। ठीक है, चलो बेसिक चीजें बच्चों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए क्या, चलो ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर ले क्या। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया हो तो चलो सभी बच्चों को भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। सभी बच्चों को समझ में आ गया हो तो क्या मेरे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन कर ले क्या। जी सर कर ले, बिल्कुल कर ले, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन की जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बोलेंगे, इस क्वेश्चंस को भी शानदार क्वेश्चन ही बोला जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जनरली पूछ दिए, मैंने जनरली क्या मैक्सिमम टाइम पूछा ही गया ऐसा क्वेश्चन, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, खाली आपको कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चीजें बहुत आसान है। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य क्या होगा। अच्छा बहुत बढ़िया है, ठीक हो, देखो भाई, देख लो क्या 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 दिया है सॉल्यूशन में। सभी बच्चे बात को ध्यान से समझेंगे। आई कितना है, 10 एम्पियर। आई कितना है भाई, 10 एम्पियर है, ठीक है। चलो टाइम कितना है, 10 सेकंड है। टाइम कितना है, 10 सेकंड है ना। चलो 10 सेकंड हो गया। तार का विभवांतर मतलब वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया है, 15 वोल्ट है। वोल्टेज की बात कर रहे हैं 15 वोल्ट की, तो बी भी बराबर 15, 15 वोल्ट, ठीक है। और क्या है भाई, किया गया कार्य, ध्यान से बात को समझना। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 25 वोल्ट है तो किया गया कार्य क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यार लॉजिकली मतलब सही क्वेश्चन हम बोलेंगे, और बच्चों को ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, नो डाउट, है ना। देखिए आपको कुछ इसमें खास याद नहीं रखना है, इसमें आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले क्या बोलते हैं सर, देखिए आंसर जो आया है जूल में दिया है, ठीक है, आंसर। अच्छा आंसर जूल में है, एक मिनट रुकना जरा, देखो यहाँ से हम क्या कहते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, सभी बच्चों को पता होगा कि पावर सभी बच्चों को एक फॉर्मूला पता होगा, जो भी वर्क होता है एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक ना। एच क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ये बच्चों को पता है कि जो भी एच हम जो भी हीटिंग इफेक्ट होता है आई स्क्वायर आर टी से होता है, ठीक है। चलो तो एच बराबर तो आई स्क्वायर आर टी हो गया। यदि हम डाब्लू की बात करते हैं, वर्क क्या होता है, डाब्लू होता है। तो यहाँ से अगर डाब्लू की बात की जाए सर, डाब्लू क्या हो जाएगा, तो डाब्लू का जो स्टेटमेंट होता है, डाब्लू जो आएगा आपका पूरा, डाब्लू ये होता है वोल्टेज भी, इनटू में बेटा क्या हो जाएगा आई, और इनटू में क्या हो जाएगा टी, इनका मल्टीप्लीकेशन होता है वी आई टी, ठीक है, याद रखिएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। और सभी बच्चों को पता भी होगा, ऐसा कुछ बात है नहीं, जो भी वर्क होगा वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन होगा, और कुछ नहीं करना है, वी इंटू आई इंटू में टी होता है, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे
ठीक है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में ये कॉन्सेप्ट है W बराबर VIT का। ठीक है, चलो अब यहां से देखना, जरा ध्यान से बात को समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मतलब हम भी डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप कहीं और पढ़े होंगे, कहीं और सर लोग पढ़ाए भी होंगे, ऐसी कोई बात है नहीं कि सर लोग पढ़ाए नहीं होंगे, बिल्कुल पढ़ाए होंगे। तो W देखो क्या आ जाएगा, V वोल्टेज कितना है 15, I कितना है 10, और टाइम कितना है 10। ठीक है, ये आ गया आपका 1500, पर ये जूल्स में आएगा, याद रखिएगा, ये क्या में आएगा, जूल्स में आएगा। चलिए, तो W कितना आ गया 1500 जूल्स, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपके सी पकड़ाएंगे सीधे। ठीक है, 1500 जूल्स सीधे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वर्क कितना आएगा 1500 जूल्स। सही है ना। आई होगा 10 एम्पियर, टाइम दिया है 10 सेकेंड, भी दिया है 15 वोल्ट। तो जो फॉर्मूला होता है W बराबर VIT होता है। W क्या होगा, V कितना है 15, I कितना है 10, टाइम भी 10 दिया था, तो 1500 जूल इसके करेक्ट आंसर बनेंगे। सभी बच्चों को समझ में आए क्या। ये क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चन था यार, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछ दिए जाते हैं, तो बच्चे आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन देख लो भाई। बोल रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या है। अच्छा, ये जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शंस के अनुसार अगर देखते हैं तो भाई ऑप्शंस आपके कैलोरी में बता रखा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके कैलोरी में बता रखा है, मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखना जरा कैसे कैलकुलेशन है इसमें क्वेश्चन में। 5 ओम रेजिस्टेंस कितना है भाई, 5 ओम दे रखा है। ठीक है, चलो विभवांतर वोल्टेज कितना है, 7 वोल्ट है। अच्छा, टाइम कितना है, 20 मिनट है। तो टाइम कितना हो गया, 20 × 60, मतलब टाइम की बात कर रहे हैं तो 1200 सेकेंड आ गया। चलिए, टाइम कितना गया 1200 सेकेंड, बात समझ में आ रहा है। यहां से जरा बात को समझिएगा, उत्पन्न उष्मा क्या होगा। उत्पन्न उष्मा मतलब एच तो होता है I²RT, पर यहां पर देखना है I²RT के टर्म में होगा या कुछ और टर्म में लिखना पड़ेगा। सभी बच्चों को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट याद होगा कि H बराबर का होता है I²RT। एक और होता है V स्क्वायर के टर्म में भी होता है ना, जैसे H बराबर हम I²RT कर दे तो V² इंटू टी बटे आर भी करके होता है। क्या H बराबर, वी नो डेट, यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, देखो देखना जरा ध्यान से। वी नो डेट H इज इक्वल टू V² इंटू टी और बटे में आर। ठीक है, चलो V² इंटू टी बटे आर होता है। यहां से देखना H क्या आ जाएगा, V² क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर V² इंटू टी, तो ये हो गया 1200, और बटे में रेजिस्टेंस कितना है 5 है, तो 5 हो गया। ठीक है, चलो तो यहाँ से H बता दो कितना आ गया। सर ये तो 49 हो गया, और ये आपके हो गए 1200, और बट्टे में 5 कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, 5 से कैंसिल करते तो 5 2 और 5 4, 240 हो गए। ठीक है, 240 हो गए।
तो एच की मान कितना आ गया, एच का मान जो हम कैलकुलेशन करेंगे देखो 49 इंटू 240, तो जो भी आपका एच आया कुछ देखिए इस प्रकार आया, 240 है और 49 है। कैसे याद रखेंगे हम, कैसे याद रख सकते हैं, जैसे 24 25 120, अगर 50 रहता तो ये कितना हो जाता देखो, अगर हम ये 50 को अगर हम 240 से गुना करते तो कितना होता 120, ठीक है, 24 25 120 ऐसे होता। तो और देखो कि ये क्या है, ये आता 12,000 के आसपास, 12,000 में से 12,000 आता अगर ये रहता तो, ठीक है। यदि हम 49 से ना होकर के 50 से मल्टीप्लाई करते 240 को तो 12,000 आता है, तो पर यहाँ क्या होगा 12,000 से तो कम ही आएगा भाई, 12,000 से कम आएगा ना 12,000 से 240 को और क्या कर देना है कम, तो 11,760 होता है, ये आएगा 11,760, ये हुआ, ये आपका आंसर नहीं हुआ, याद रखिएगा, एक बात मेरा हमेशा याद रखिएगा कि ये आपके करेक्ट आंसर नहीं हुए। जो 11,760 है बच्चे, 11,760 ये आपके आंसर नहीं हुए, ये एच हम निकाले हैं, पर ये क्या में आया है, जूल में आया है, ये क्या में आया है, जूल में आया है। बेटा जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करते टाइम हमको 4.2 से क्या करना पड़ेगा, डिवीजन देना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट्स करो, फिर हम आपको नेक्स्ट एक लाइन बता देते हैं कि भैया जब हम जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं, ये तो अपने जूल में आंसर है, याद रखना, ये लिख देते हैं, एक मिनट देख लो, रुक जाओ जरा, ये आपके जूल में है, ठीक है। अब इसी चीज को यदि हम जूल से कैलोरी में कन्वर्ट कर दे, मेरे को आंसर कैलोरी में चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर लिखते हैं हिंदी में क्या, कोई चीजें मेरे को जूल में है, ठीक है, और हम मेरे को जूल से कैलोरी में चाहिए, क्या है, कैलोरी है ना, जूल से कैलोरी में है, अगर कोई चीजें जूल से कैलोरी में बदलना है तो बेटा यहाँ पर डिवीजन देना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड बाई 4.2, याद रखिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है, आप अगर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट से थ्योरी से तो आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। यहाँ पर हम तो चीज़ें बता नहीं सकते फिर से, क्योंकि भाई अपने पास टाइम का बाउंडेशन है कहीं ना कहीं। चलो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मेरे को अब एच क्या में चाहिए, 11,760 और बटे में 4.2 कैलोरी, है ना। अब ये हो गया अपना कैलोरी में आंसर। चलो तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन कर देते हैं, तो डिवीजन करेंगे कितना आ जाएगा, देखो डिवीजन करेंगे तो मेरा एच कितना आ जाएगा, 11,760 में एक और जीरो बैठा दो, और बट्टे में बेटा 42 इतना कैलोरी। अच्छा अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 42, 42 दूनी के 84, 42 दूनी के 84, दो बार, सबसे पहले बात की है, दो बार में डिवीजन होगा, ये दो बार में जाएगा, ठीक है, दो बार में जाएगा, तो ऑप्शंस कौन कौन से गलत हो गए, ऑप्शन में तो आपके ये नहीं होंगे, ठीक है, और ऑप्शन में ये भी नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। पर यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चे, 11 1,17,600 है, 1,17,600 और नीचे में 42 है, तो 280 बार तो नहीं होगा, ठीक है 280 बार तो नहीं होगा, ये पक्का 2800 कैलोरी है, 2800 बार ही जाने वाला है। थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है, हमने कैलकुलेशन नहीं किया, हमने दिमाग लगा दिया, 2800 बार, ठीक है। तो इसका मतलब जो एच आएगा आपका 2800 कैलोरी आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, एक बार और समझा देते हैं, आपको आ जाएगा समझ में। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, नो डाउट कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये कितना आया 2800 कैलोरी। एक बात होता है ना कि अगर हम देखो आएगा तो दो बार में तो गया है, या तो 280 कैलोरी आएगा या तो 2800 कैलोरी आएगा, ठीक है।
140 और 700 तो आएगा नहीं। पर एक बताओ, 280 को अगर हम 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कभी भी 1,17,600 होगा? नहीं होगा। 1,17,600 कब आएगा? जब इसको हम 2800 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सही ऑप्शन सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे और 6 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ये सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप भी क्या करें, जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चंस को आप रिवीजन करते रहिए, एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में आइए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में भी 7-8 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इक्का दुक्का ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। आज की क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स है, इसलिए टाइम लगेगा। ठीक है, और ये सभी न्यूमेरिकल्स भाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए 2013 का ये क्वेश्चन है ना। ठीक है।